श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। बीए ऑनर्स पार्ट 2 के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है संविधान की साम्यवादी विचारधारा। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में साम्यवाद के बारे में अध्ययन किया कि साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स थे और उन्होंने ही साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह साम्यवाद का सिद्धांत मुख्य रूप से इस बात को कहता है कि समाज में दो वर्ग है। कार्ल मार्क्स का अपना ये मानना था, उसी के आधार पर उन्होंने ये साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और वो बताते हैं कि समाज में दो वर्ग है, एक अमीर और एक गरीब, एक पूंजीपति एक मजदूर। एक वर्ग शोषक की भूमिका में है और एक वर्ग शोषित की भूमिका में है। और ये दो वर्ग होने का प्रमुख कारण उन्होंने माना है धन को, निजी संपत्ति को। और इसीलिए वो कहते हैं कि ये समाज में जो दो वर्ग बने हुए हैं, एक वर्ग के पास संपत्ति है, उत्पादन के साधन है, और जबकि दूसरे के वर्ग के पास संपत्ति नहीं है और उत्पादन के साधनों पर भी उनका स्वामित्व नहीं है, जिसके कारण ये मजबूर होते हैं अपना श्रम बेचने के लिए। और इनके पास पूंजीपति जो पूंजी होता है और उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है, जिसके चलते ये गरीबों का शोषण करते हैं और इस तरह से समाज में अन्याय व्याप्त है। तो उन्होंने इसके लिए कहा कि ये जो वर्ग व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाना चाहिए और वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना के लिए उन्होंने साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये साम्यवाद का जो सिद्धांत है, इसको हम वैज्ञानिक समाजवाद भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें समाज के लिए सोचा गया है। और इसमें मुख्य रूप से धन को महत्व दिया गया है। इसमें ये कहा जाता है कि जो साम्यवादी जो है वो मानते हैं कि संविधान का उद्देश्य हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय व अधिकार निश्चित करना न होकर यह निर्धारित करना होता है कि समाजवाद के शत्रुओं को बाहर कैसे किया जाए। ये साम्यवादी विचार का मुख्य लक्ष्य है कि मुख्य रूप से कि समाजवाद के जो शत्रु है उसको बाहर कैसे रखा जाए। इसीलिए वहाँ संविधान को बहुत अधिक महत्व न दिया गया, बल्कि इन लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए जो एक साम्यवादी दल है उसे सर्वोच्चता प्रदान की गई है। स्टालिन ने कहा था कि दल के निर्देशों के बिना हमारे परिषदों में या अन्य सार्वजनिक संगठनों में किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक या संगठनात्मक समस्या के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो साम्यवादी विचारधारा है उसमें धन को सर्वोच्चता प्रदान की गई है, आर्थिक शक्ति को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत मौलिक अवधारणा, जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा है, उसकी जगह भी आर्थिक शक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। और यह कहता है कि संविधानवाद की जो व्यवहारिकता है, वास्तव में जो कानून का शासन होना चाहिए और जिसमें सब पर वो कानून लागू होना चाहिए, तो इसका जो वास्तविक व्यवहारिक रूप है उसके लिए ये ज़रूरी है कि आर्थिक शक्ति जो है उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये साम्यवादी विचार में इस बात पर बल दिया जाता है कि आर्थिक शक्ति के अभाव में राजनीतिक शक्ति का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आर्थिक शक्ति के नियंत्रण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आर्थिक शक्ति के नियंत्रण से राजनीतिक शक्ति भी नियंत्रित हो जाती है, ऐसा विश्वास है।
फिर ये साम्यवाद का जो प्रमुख मान्यता है उसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और तभी इसके जो संविधान के बारे में जो विचार है वो ज़्यादा स्पष्ट हो सकते हैं। इससे सबसे पहले है कि इसमें सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू की सर्वोच्चता प्रदान की गई है। पारामाउंसी ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ पावर इन सोशल लाइफ, यानी सामाजिक जीवन में शक्ति का महत्व जो है सबसे अधिक है। आर्थिक शक्ति द्वारा ही सामाजिक जीवन का संचालन होता है, ऐसा मानना है। आर्थिक शक्ति जिस वर्ग के हाथों में होती है वह आसानी से दूसरे वर्गों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और वह अपने स्वार्थ में काम करने के लिए लोगों को बाध्य करता है, जिसमें शोषण और वर्ग संघर्ष का जन्म होता है। इसलिए साम्यवाद का जो विचार है उसकी ये धारणा है कि आर्थिक शक्ति को किसी एक वर्ग के हाथों में न देकर सभी के पास देना चाहिए, जिससे कि शोषण और वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा न हो। नेक्स्ट है आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्ग का प्रभुत्व। जो राजनीतिक क्षेत्र में आर्थिक शक्ति का ही वास्तव में महत्व होता है, आर्थिक शक्ति से रहित यानी जिसके पास धन नहीं है वैसे व्यक्ति के पास आप राजनीतिक शक्ति दे दीजिए, वोट का अधिकार, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार, ये सब जो शासन के महत्वपूर्ण पद पाने का अधिकार, ये सब अधिकार आप दे दीजिए, लेकिन उसके पास धन नहीं है तो वह अपने इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए इस राजनीतिक शक्ति का कोई महत्व नहीं है। आर्थिक शक्ति के बिना राजनीतिक शक्ति का महत्व नहीं है। इसमें यह भी कहा जाता है कि व्यवहार में समाज पर नियंत्रण जो है वो राजनीतिक शक्ति के पास नहीं होता है, बल्कि जिसके पास आर्थिक शक्ति होता है उसकी वह जो है राजनीतिक शक्ति पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। नेक्स्ट, राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना। साम्यवादी विचार इस बात में विश्वास करता है कि जिनके पास आर्थिक शक्ति होती है वास्तव में उन्हीं का नियंत्रण राजनीतिक शक्तियों पर होता है। इसलिए इसमें कहा जाता है कि यदि आर्थिक शक्ति संपूर्ण समाज में होगी तो राजनीतिक शक्ति स्वाभाविक रूप से समाज के नियंत्रण में रहेगी, और इस समाज में आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति का नियंत्रण हो, इसके लिए इसमें कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, जोर दिया जाता है। जैसे सबसे पहले इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व हो, यानी आर्थिक शक्ति का निजी स्वामित्व जो होता है, यानी धन जो है वो निजी धन के कारण समाज में वर्ग संघर्ष या निजी संपत्ति के कारण वर्ग संघर्ष पैदा होता है। इसलिए आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्ग के पास राजनीतिक शक्ति के होने के कारण समाज के अधिकतर नागरिक आरोपित मूल्यों व आदर्शों को अपनाने के लिए बाध्य कर दिए जाते हैं। इसलिए साम्यवादी इस संविधान को सही नहीं मानते हैं। उनका विचार है कि संविधान में व्यवहारिकता लाने के लिए ये ज़रूरी है कि संविधान की जो मान्यताएं हैं उनके समक्ष जो रुकावटें आने वाली हैं या जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। इसलिए उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व यानी उस पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इस तरह से संपूर्ण समाज जो है शक्ति के दुरुपयोग से बच जाएगा। नेक्स्ट है संपत्ति का समान वितरण। इसमें इस बात पर भी बल दिया जाता है कि संपत्ति का समान वितरण किया जाए। इसमें संपत्ति के साधनों पर या उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व जरूरी है। इसलिए संपत्ति के समान वितरण से जो वर्ग संघर्ष की स्थिति है वो नहीं रहेगी और समाज में समानता बनी रहेगी, और इस तरह से जो समाज होगा वो व्यवहारिक समाज होगा और उसको राजनीतिक अधिकार और
आर्थिक अधिकार सब कुछ उसके हाथों में होंगे। नेक्स्ट है साम्यवादी दल की तानाशाही। साम्यवादी व्यवस्था में इस बात पर जोर दिया जाता है कि वर्ग जो हैं वो इस किसी न अपने अपने हितों से जुड़े होते हैं। जैसे पूंजीपति वर्ग अपने हितों से जुड़े रहेंगे तो श्रमिक वर्ग अपने हितों से जुड़े रहेंगे, इसलिए इसमें वर्ग को ख़त्म करने की बात कही जाती है। और इस कारण जो ये क्या कहते हैं, वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर इसमें बल दिया गया है। लेकिन समाज का जो ये लक्ष्य है जिसको में ये कहा गया है कि वर्ग विहीन समाज हो और राज्य विहीन समाज हो, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसके लक्ष्य को नेतृत्व व निर्देशन देने के लिए साधनों और शक्तियों में जो सामंजस्य स्थापित करने की बात है, उसके लिए एक राजनीतिक दल की आवश्यकता है और जो राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण करके इन लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा। इस तरह लिए एक दल की स्थापना की जाती है और उस दल का नाम होता है साम्यवादी दल। और ये साम्यवादी दल पर ही इन साम्यवादी लक्ष्यों को पूरा करने की जिम्मेवारी होती है। इस तरह से साम्यवादी अवधारणा में देखा जाता है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये जो समानता का, सामाजिक समानता का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए तथा उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व को स्थापित करने के लिए ये एक दल के प्रभाव में रखा जाता है देश को। और इस दल का लक्ष्य होता है कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन की स्थापना करे और इसमें राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोका जाता है। इसमें साम्यवादी संविधानों में जो संस्थात्मक व्यवस्थाएं पाई जाती है वो संविधानवाद की स्थापना करती है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वास्तव में साम्यवादी देश जो है, ऐसा जो बात कहा जाता है कि उसमें उनके तरफ से ये कहा जाता है कि ये जो संविधानवाद की वास्तव में हमारी जो साम्यवादी दल हैं वो संस्थात्मक रूप से स्थापना करती है, ये सच्चाई नहीं। वास्तव में साम्यवादी व्यवस्था में संविधानवाद का कोई महत्व ही नहीं होता है। उसमें साम्यवादी दल की सर्वोच्चता ही केवल पाई जाती है और उसके कारण अन्य जो संस्थाएं या व्यवस्थाएं हैं वो सभी निरर्थक बन जाती है। इसलिए अल्फ्रेड जी मेयर ने इसे संविधान के विचार का तीक्ष्ण निषेध कहा। यानी साम्यवादी व्यवस्था जो है वो संविधान को नकारती है, लेकिन ये साम्यवादी दल के जो पक्षधर हैं, जो साम्यवादी विचारों के पक्षधर हैं, वो कहा करते हैं कि हमारे यहाँ संविधान के व्यवहारिक लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, न कि उसको सैद्धांतिक दृष्टि से अपनाने पर जोर दिया जाता है। तो जबकि अल्फ्रेड नेबल कहते हैं कि नहीं, ये तो पूरी तरह से मानते ही नहीं। तो इस तरह से साम्यवादी व्यवस्था के लिए हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना है और वर्ग विभेद को समाप्त करना है। इन्हीं लक्ष्यों के लिए साम्यवादी व्यवस्था प्रयासरत होती है। इन्हीं विचारों के साथ आज के व्याख्यान को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।